वेलकम टू स्टेप अप आई। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 27 नवंबर 2018। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉर्नर का आर्टिकल गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के बारे में है। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो 26/11 का जो इवेंट है उसके संदर्भ में कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। ये जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में हुआ है उसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इस पर चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यह आर्टिकल आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में है। आर्टिकल को स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लिखा गया है। हालांकि इसमें कई सारी बातें जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, लेकिन हम उन पॉलिटिकल बातों को छांट देंगे, अलग कर देंगे और हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। यह आर्टिकल मन की बात के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इस पेज पर आज हमारे पास एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दैट टू इज अबाउट गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। सी राजा मोहन जी की द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा और इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बातें फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। आप स्टेप अप आईज को इन कोर्सेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को सेपरेटली भी अवेल किया जा सकता है, जहां पर आपके पास एक कोच होंगे जो आपको टारगेट देकर आपकी स्टडी कंप्लीट करवाएंगे, कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, वो आपका टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे। ओवरऑल अच्छा प्रोग्राम है। इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन ज्वाइन। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी की जानकारी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे राइटिंग के लिए आज हमारे पास क्या है। स्पून फीडिंग इन द लॉन्ग रन टीचेस अस नथिंग बट द शेप ऑफ द स्पून। E.M. फॉस्टर का ये स्टेटमेंट है कि अगर आपको स्पून फीडिंग कराई जा रही है तो लॉन्ग रन में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, बजाय इसके कि स्पून का साइज क्या है। दैट्स वाई जब भी आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पर काम करने की आवश्यकता होती है, ना कि हर चीज़ को आपके सामने परोस दिया जाए। तो आप चीज़ों को एनालिटिकल वे में समझने का प्रयास करें, और यही जो चीज़ है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी एप्लीकेबल होती है। आज बच्चों को कोर्सेस रटाए जाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करने का प्रयास नहीं किया जाता और ना ही उसके लिए किसी इनोवेटिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर टीचर ट्रेनिंग के सिस्टम में भी इस चीज़ को इनकलकेट करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, मार्जिन्स ऑफ न्यू इंडिया। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आर्टिकल कहता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी पॉपुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशंस में हैं, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली। आइए बात करते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन 4 भारतीय राज्यों में से एक है अदर देन नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी पॉपुलेशन है वो 30% से भी ज़्यादा है। हालांकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें हार्डली इलेक्शन कैंपेन्स में मेंशन किया जाता है। तो ये जो हमारा न्यू इंडिया तैयार हो रहा है उसमें मुस्लिम्स के साथ साथ जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं शायद वो भी एक मेन लूजर हैं, मतलब उन्हें इस न्यू इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही है वो जो मिलनी चाहिए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे जो 2011-12 में किया गया था उसके हिसाब से जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है एसटी पॉपुलेशन की छत्तीसगढ़ में, वो अदर जो नॉन एसटी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जस्ट 51% है। मतलब कि ओवरऑल जो अदर पॉपुलेशन है अगर उनकी पर कैपिटा इनकम 100 रुपए है तो जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम 51 रुपीज़ है, कंपैरेटिवली हाफ। गुजरात की बात की जाती है, जो एसटी कम्युनिटी के एनुअल पर कैपिटा इनकम है गुजरात में वो तो वहाँ के अदर कम्युनिटी के लोगों की जस्ट 35% है। तो जो सिचुएशन खराब है आदिवासी कम्युनिटी के लोगों की इकोनॉमिकली, उसी चीज़ को यहाँ पर पोर्ट्रे करने का प्रयास किया गया है। थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन भी दिया गया है। यू कैन सी दैट्स वाई गुजरात को मेंशन किया गया स्पेसिफिकली यहाँ पर। खैर पॉलिटिकल बातें क्या हैं वो हमारे काम की नहीं। गुजरात में एसटी कम्युनिटी के लोगों की जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है वो अदर कम्युनिटी के लोगों से 35% है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आखिर कारण क्या है? आर्टिकल में स्कैटर्ड फॉर्म में कुछ रीजंस बताए गए थे जिन्हें मैंने इकट्ठा कर दिया है। देखिए, पहला जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है आदिवासी कम्युनिटी के लोगों की वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी जो एजुकेशन की अवेलेबिलिटी है उनके लिए वो भी बहुत कम है। केवल 1.7% एसटी कम्युनिटी के लोग इन दोनों स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट हैं। मतलब एजुकेशन की अगर स्थिति खराब है तो इकोनॉमिक सिचुएशन तो वैसे भी खराब हो जाएगी।
दूसरा पॉइंट कि डेटा ये सजेस्ट करता है कि जो कोटाज हैं, जो कि रिजर्वेशन के कोटाज डिसाइड किए गए हैं SC ST कम्युनिटी के, स्पेसिफिकली ST कम्युनिटी के लोगों के लिए, बिकॉज हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी यूनिवर्सिटीज में फिल नहीं किया जाता या पब्लिक सेक्टर में भी उसे फिल नहीं किया जाता, वो सीट्स खाली रह जाती हैं। तीसरा, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आदिवासीज की, वो उनके सैलरीड लोगों के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है, उससे भी जुड़ा हुआ है। मतलब जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं वो रेगुलर जॉब्स में नहीं होते हैं, उन्हें रेगुलर सैलरीज भी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ की बात की गई है, वहां पर केवल 6.2% आदिवासी लोग ऐसे हैं जो मंथली बेसिस पर जॉब करते हैं और उन्हें मंथली सैलरीज मिलती हैं। मध्य प्रदेश में तो ये पॉपुलेशन जस्ट 3.5% है। ये डेटा 2011-12 से उठाया गया है। 2011-12 का जो डेटा है सैलरीड लोगों का, उसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं कई बार कहता हूं कि जब आप आंसर्स लिखें तो आंसर्स में आपके पॉइंट्स जो हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए। अब जस्टिफाइड कैसे होने चाहिए, वो यही तरीका है। यहां पर देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, तो जब आप ये पॉइंट लिखें तो वहां पर उसके आगे ये जरूर लिखें, फॉर एग्जाम्पल ओनली 1.7% ऑफ ST इन 2 स्टेट्स आर ग्रेजुएट। 2 स्टेट्स की जगह पे यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मेंशन कर दीजिएगा। तीसरा पॉइंट जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है सैलरीड लोगों में। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में उनका रिप्रेजेंटेशन सैलरीड लोगों का जस्ट 6.2% है और मध्य प्रदेश में केवल 3.5%। जब आप ऐसे अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करते हो तो वो आपके आंसर्स में दम क्रिएट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और है, जैसे मान लीजिए कि आपको सारे पॉइंट्स का जो जस्टिफिकेशन है वो नहीं भी मिल रहा है, तो आपने अगर 6 पॉइंट्स लिखे हैं तो उसमें से कम 4 जस्टिफाइड जरूर होने चाहिए। या तो आप उसे कोई एग्जाम्पल देके जस्टिफाई करो, या फिर किसी रिपोर्ट को मेंशन करो, या फिर कोई तगड़ा सा लॉजिक दो। लॉजिक के आधार पर भी आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन 6 में से 4 पॉइंट जस्टिफाइड जरूर होने चाहिए। बाकी देखिए, कई बार आप यहां पर रूम पर बैठकर अपने घर पे बैठ के तो आंसर्स में बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, बट एग्जाम में बहुत याद आते नहीं है। लेकिन अगर आपने एग्जाम में 4 पॉइंट्स को जस्टिफाई कर लिया और 1-2 पॉइंट्स आप जनरल भी लिख देते हो कि एजुकेशन को बढ़ावा दो, अवेयरनेस फैलाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, ज्यादा फंड एलोकेट करो, पॉलिटिकल विल दिखाओ, तो ये पॉइंट चल जाते हैं। बट कम से कम 4 पॉइंट्स तो तगड़े होने चाहिए, तो आप इस चीज का इस्तेमाल अपने आंसर में कर सकते हो। चौथा पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो कि लीगल राइट देता है आदिवासी कम्युनिटी के लोगों को फॉरेस्ट लैंड में, उसे भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे पॉइंट को जस्टिफाई किया गया है कि 60% जो फॉरेस्ट राइट के क्लेम्स थे इन स्टेट्स में, उसे डिसमिस कर दिया गया। पांचवा पॉइंट कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल है STs का 2013 के बारे में यहाँ पे बताया गया है, केवल 50% आदिवासीज हैं MP में, ये बताया गया है। लेकिन वहां पर 20% से जो ज्यादा क्राइम्स हैं वो ST कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्राइम ब्यूरो, ये डेटा क्राइम ब्यूरो का है, जिसमें जो 40% मर्डर्स के केसेस हैं वो ST कम्युनिटी के खिलाफ कमिट किए जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब लगे हाथ हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं अगर मौका मिला है तो। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट को 2006 में इनेक्ट किया गया था और ये 2008 में इफेक्ट में आ गया था, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में एक पॉइंट लिखा गया है कि इसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसे बहुत ही लैंडमार्क लेजिस्लेशन माना जा रहा था, जिसके जरिए जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया गया है आदिवासी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ, उसे करेक्ट करने की बात की जा रही थी। कॉलोनियल एरा में जो अधिकार थे आदिवासी कम्युनिटी के लोगों के, उनको छीन लिया गया था, ताकि जो जंगल्स हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सके ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन उसके बाद ये एक एक्ट पास किया गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, जिसके तहत जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं उनके इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या थे जिनको रिकॉग्नाइज किया गया FRA में, FRA 2006 आप इसे कह सकते हो। देखिए, इसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वो अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहा है तो वो अप टू 4 हेक्टेयर लैंड क्लेम कर सकता है जहां पर जंगल में वो रह रहा है, अगर उसने उस लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है या फिर वो लैंड उसके अंडर में रही है। टाइम है 13 दिसंबर 2005। 13 दिसंबर 2005 के पहले अगर किसी व्यक्ति ने किसी लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है तो अप टू 4 हेक्टेयर लैंड पर वो अपना जो एक यूं कह सकते हैं क्लेम दर्ज कर सकता है। और नॉन ट्राइबल पर्सन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्राइबल नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, जैसे ऐसा नहीं कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो सभी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, कुछ लोग आउटसाइडर्स भी होते हैं जो किसी कारण से जंगल्स में रिसाइड कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसे लोग उन लैंड्स पर क्लेम चाहते हैं तो उन्हें इस बात को प्रूव करना होगा कि वो पिछले 75 सालों से, 75 ईयर्स से, और ये डेट दिसंबर 2005 से कैलकुलेट की जाएगी, वो उसी जंगल में रह रहे हैं। 75 ईयर्स या फिर उनकी 3 पीढ़ियां
उनकी 3 जनरेशन, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो 3 जनरेशन से या फिर 75 ईयर्स से वहां पे रह रहे हैं तो वो लैंड राइट क्लेम कर सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या होगा? ये एक्ट कम्युनिटी राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो ग्राम सभा होगी उसके पास फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अधिकार होगा, उसके ऊपर अधिकार होगा जो विलेज की बाउंड्रीज के अंतर्गत आता है। जो सीजनल यूज होता है वहां की पास्चुरल कम्युनिटीज के लिए, वो भी वो कर सकते हैं, लैंड का पास्चुरल कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक्ट अलाउ करता है उन विलेजर्स को कि वो जो फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिसमें टिम्बर को इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब लकड़ियां वो नहीं काट सकते, पेड़ों को नहीं काट सकते, अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो उसे कलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उसको अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो जमीन को ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके रिसोर्सेस हैं वो उसे रीजनरेट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी राइट्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिला। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि जो सिचुएशन है वो साउथ इंडिया में बेटर है, नॉट बिकॉज कि वहां पे लोग रिच हैं, बल्कि वहां की जो सोसाइटी है वो ज्यादा इगैलिटेरियन है। वहां पर बहुत कम अंतर होता है नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों में, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों में। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में 2011-12 का डेटा यहाँ पे बताया गया है, जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है एसटी कम्युनिटी के लोगों की वो 80% है एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ अदर ग्रुप्स। तो जो गैप है वो कम है साउथ इंडिया में कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाकी देखते हैं क्वेश्चन फॉर मीन्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कम्युनिटीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर फेसिंग इन इंडिया, व्हाट मेजर्स सो फार हैव बीन टेकन बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट टू एड्रेस दोस प्रॉब्लम्स। एक्सप्लेन करना है 200 शब्दों में। ठीक है, वर्तमान सरकार के जो कदम है आपको उसको भी बताना है। तो आइए अगला आर्टिकल देखते हैं, चांस टू हील। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ये आर्टिकल 26/11 का जो हॉरिफिक टेरर अटैक था उसको संदर्भ में लेता है। इसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है उसको भी एक साथ दोनों को रखता है, जो कि ब्रिज क्रिएट करेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इन्हीं दोनों इवेंट्स के संदर्भ में इस पूरे आर्टिकल को लिखा गया है। बट बिफोर दैट हम करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जान लेते हैं, कुछ बेसिक बातें, फिर हम चलेंगे आर्टिकल पर। देखिए, करतारपुर जो जगह है वो सिचुएटेड है पाकिस्तान में यहाँ पर। ठीक है, और डेरा बाबा नानक ये गुरुद्वारा है इंडिया में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन भी है। तो प्रयास ये चल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जाए। कॉरिडोर स्टैब्लिश यूं कर दिया जाएगा कि डेरा बाबा नानक से जो लोग हैं वो बिना वीज़ा के करतारपुर गुरुद्वारे तक जा सकेंगे। बीच में रावी रिवर यहाँ पर पड़ती है, आप देख सकते हैं। तो 2 किलोमीटर दूरी है डेरा बाबा नानक से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का वहाँ तक, और 2 किलोमीटर इस बॉर्डर के उस पार हमें जाना होगा पाकिस्तान में। तो 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है जिसे तय करना होगा। अभी तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि अगर इंडिया की सिख कम्युनिटी के लोग करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें वीज़ा लेके पाकिस्तान जाना होता था, तभी वो वहाँ के दर्शन कर सकते थे, या फिर वो कई बार बॉर्डर से इस चीज को देख सकते थे। मतलब यहाँ से बॉर्डर चूंकि 2 किलोमीटर की दूरी है तो गुरुद्वारा वहाँ से दिख जाया करता था। और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ थी वो यहाँ पर लंबी लंबी हरी हरी घासें उगाती हैं, तो वो उसे ट्रिम भी कर देते थे, काट भी देते थे, ताकि इस पार से जो लोग हैं वो गुरुद्वारा करतारपुर के दर्शन कर सकें। और यहाँ से दूरबीन का सहारा भी लिया जाता था उसके दर्शन करने के लिए। तो अभी प्रयास किया जा रहा है कि ये जो दर्शन हो वो थोड़ा सा आसान हो जाए। अब देखिए, जो कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जाएगा वो डेरा बाबा नानक जो ये जगह है, यहीं पर रेलवे स्टेशन है, 2 किलोमीटर यहाँ तक स्टैब्लिश किया जाएगा और उसके बाद वही कॉरिडोर यहाँ पर पाकिस्तान स्टैब्लिश करेगा, जिसके लिए वो एग्री हो गया है। तो लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकें। ठीक है, इसके लिए उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें डिटरमाइन करना अभी थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आइए बात कर लेते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में स्थित नरोवाल डिस्ट्रिक्ट के करतारपुर में स्थित है, वो लाहौर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडिया का जो बॉर्डर है उससे जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर। इस साइट को बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस पे बनाया गया है, जहां पर माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने जब अपनी मिशनरी ट्रेवल को कंप्लीट किया था तो यहीं पर आकर उन्होंने एक सिख कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया था। गुरु नानक देव जी ने लगभग यहाँ पर, जो कि सिखिज्म के फाउंडर हैं, 18 साल अपने बिताए थे करतारपुर में। जो प्रेजेंट गुरुद्वारा है उसे उस जगह पर बनाया गया है जहां पर ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी ऑन 22 सितंबर 1539। ये जो गुरुद्वारा है वो इसलिए भी नोटेबल है बिकॉज ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया से काफ़ी नज़दीक है।
जो श्राइन है उसे इंडियन साइड से देखा जा सकता है, जहां पर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो ग्रीन ग्रास है उसे ट्रिम कर देते हैं, जिसे एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। बहुत लंबी घासें होती हैं, वो रास्ता रोक देती हैं, दिखता नहीं है ये गुरुद्वारा, बट उन घासों को जब काट दिया जाता है तो उसे इंडियन साइड से भी देखा जा सकता है। इंडियन सिख कम्युनिटी के लोग बहुत भारी संख्या में वहाँ पर दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं, और जो श्राइन है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमने देखी, और जो डेरा साहिब रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर, वो बात मैं आपको मैप दिखा भी चुका हूँ। गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। गुरु नानक देव जी जिनका टाइम रहा है 29 नवंबर 1469 टू 10 अक्टूबर 1539, वो सिखिज्म के फाउंडर थे और वो पहले सिख गुरु भी थे। उनका जो बर्थ है उसे गुरु नानक गुरु पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे जिसे आप कह सकते हो, कटक के महीने में। स्पेसिफिकली ये जो महीना होता है ये अक्टूबर नवंबर का होता है। गुरु नानक जी ने बहुत दूर दूर तक ट्रेवल किया और लोगों को मैसेज दिया कि जो ईश्वर हैं वो हर व्यक्ति में निवास करते हैं, और वही एक वास्तविक सत्य भी है। उन्होंने यूनिक स्पिरिचुअल, सोशल और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार किया सिखिज्म के रूप में, जो कि इक्वलिटी की बात करता था, भाईचारे की बात करता था, प्रेम की बात करता था, अच्छाई की बात करता था, गुणों की बात करता था। गुरु नानक जी के जो शब्द हैं उन्हें 974 पोएटिक हाइम्स में फ्रेम करके, जो बहुत ही होली टेक्स्ट है सिखिज्म का, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें कलेक्ट किया गया है, जगह दी गई है। देखिए, ये सिख रिलीजियस बिलीफ है कि गुरु नानक जी की जो पवित्रता थी, जो उनकी दैवीयता थी, जो उनकी धार्मिक सत्ता थी, वो उनके आने वाले गुरुओं में ट्रांसफर होती चली गई, और ये जो गुरुशिप थी वो इसी तरीके से आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हमने गुरु नानक देव जी के बारे में जानी। अब आइए चलते हैं आर्टिकल पर, करतारपुर कॉरिडोर एंड 26/11 अटैक। देखिए, काफ़ी कोइंसिडेंस वाली बात है कि अभी 10 साल पूरे हुए हैं जो मुंबई में अटैक किया गया था 26/11 को, यानी कि 26 नवंबर 2008 को। ठीक है, देखिए उस समय 10 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे वो इंडिया के मुंबई सिटी में एंटर करते हैं, वहां पर कत्लेआम मचाते हैं। 166 लोगों की इस पूरी घटनाक्रम में मौत होती है। लगभग वही दिन था जब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू जी, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरमिंदर सिंह जी, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन स्टैब्लिश किया करतारपुर कॉरिडोर के लिए, जो कि प्रपोज्ड है, जिस पर काम होगा अभी इंडियन साइड में। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो भी अपने साइड का जो कॉरिडोर है उसका इनॉग्रेशन कर देंगे। ये जो सिंबॉलिज्म है इसे बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये वही समय है जब इंडिया उन कहानियों को याद कर रहा है जब कत्लेआम मचाया गया था पाकिस्तान के टेररिस्ट के द्वारा इंडिया में। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उस घटनाक्रम में, जिन लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हम उन सभी लोगों को इन दिनों पर याद कर रहे हैं। नायडू जी ने हालांकि इस कॉरिडोर को एक ब्रिज कहा जो कि दोनों कंट्रीज के लोगों को आपस में जोड़ेगा। ये जो मोमेंट्स हैं ये इतिहास में बार बार नहीं आते, स्पेशली उन दो देशों के बीच में जिनका इतिहास ही कत्लेआम का रहा हो। हालांकि देखिए, जो 26/11 का अटैक हुआ था ये बहुत ही दुखद है कि पाकिस्तान में उस घटना को अंजाम देने वाले लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पाकिस्तान में अभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। यह बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि इंडिया अपने आप को नीचे ना रखे, बिकॉज इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसे घटनाक्रम को अंजाम नहीं देगा। लेकिन फिर भी डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा और उसके लिए जो एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है वो हमें एक मैसेज देता है कि इंडिया हमेशा उस डार्क टनल में नहीं रह सकता जिसे लश्कर तैयबा ने तैयार किया है। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए और शांति को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने किसी भी बात से मोटिवेट होकर ये डिसीजन लिया हो कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर को अलाउ करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। उसके पीछे उनका कारण, उनका इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पाकिस्तान की साउथ एशिया लिगेसी है, जो इंडिया पाकिस्तान की शेयर्ड हिस्ट्री है, जो वायलेंट पार्टीशन का पेन है, उस सभी चीज को एम्ब्रेस किया है, गले लगाया है, जिसे इसके पहले की लीडरशिप लगातार इनकार करती रही है। देखिए, डिकेड्स आफ्टर, एक दशक बीत चुके हैं जब बहुत ही कायरतापूर्वक कार्य किया गया था पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा
और उस घटना ने दोनों देशों को दूर कर दिया था। स्थिति ये आ गई थी कि दोनों देश के जब फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर स्माइल तक नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी करतारपुर कॉरिडोर एक हीलिंग का मौका है जहां पर सिचुएशन सही हो सकती हैं और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो ये आर्टिकल हमने यहां पर डिस्कस किया। अब ये देखते हैं अगला आर्टिकल जो सी राजा मोहन जी ने लिखा है, डिप्लोमेसी एंड फेथ। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। अगर करतारपुर कॉरिडोर काम कर जाए तो इस पूरे मौके को और आगे बढ़ाया जा सकता है, यह आर्टिकल का मानना है। आर्टिकल पे चलते हैं। बैकग्राउंड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए, 5 किलोमीटर लंबा वीजा फ्री कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जो कि डेरा नानक जो गुरुद्वारा है इंडिया का, उसे जोड़ेगा करतारपुर गुरुद्वारे से पाकिस्तान में। ठीक है, अगले साल 550th एनिवर्सरी होगी गुरु नानक देव जी की, उसी को मार्क करने के लिए इस पूरे कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। नानक जी जो कि सिख फेथ के फाउंडर हैं, उन्होंने लगभग अपने जीवन के 18 साल करतारपुर में बिताए थे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सिख कम्युनिटी के लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जो ट्रेवल है उसे लिबरलाइज किया जाए ताकि वो पाकिस्तान में वो श्राइन्स जो पाकिस्तान में चली गई हैं पार्टीशन के बाद, वहां पर विजिट कर सकें अपने फेथ को फॉलो करने के लिए। अगर मुंबई अटैक एक नेगेटिव लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, तो सरप्राइजिंगली करतारपुर कॉरिडोर एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर इशारा करता है। स्केप्टिक्स जिन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन इंप्रूव हो ही नहीं सकती, वो हमें बार बार ये रिमाइंड करवाते रहते हैं कि हाँ, मुंबई अटैक के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत कितनी मुश्किल है। देखिए, 2009 में जब कांग्रेस की जो सरकार थी वो दोबारा सत्ता में आई थी, तो जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो मुंबई अटैक को अभी जस्ट 6 महीने बीते थे, लेकिन सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि एट दैट टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने इस पूरे डिसीजन को वीटो कर दिया और बातचीत नहीं हुई, रोक दी गई। अभी कुछ समय पहले जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं, उनकी बातचीत प्रपोज थी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट यानी उनके पाकिस्तानी समकक्ष शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ। यूएन जनरल असेंबली में दोनों शिरकत कर रहे थे, तो ये प्लान बना था कि दोनों लोग बातचीत भी करेंगे, लेकिन इंडिया ने उस निर्णय को भी रिवर्स कर दिया। तो ये दिखाता है कि हाँ, कितना मुश्किल है दोनों देशों के बीच में बातचीत करना, और उस स्थिति में अगर करतारपुर कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है तो ये काफी सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, वो लोग जो पंजाब के पास्ट से अवेयर हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, फैमिलियर हैं, वो इस डिसीजन पर आपत्ति जता सकते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो वीजा फ्री ट्रेवल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है ये तो बातचीत का एक मुद्दा है, कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं कि दोनों साइड्स कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करेंगे। कश्मीर में ये मांग काफी लंबे समय से चल रही है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो आपस में मिल सकें, लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जा सकें। जो इंडिया में कश्मीर का हिस्सा है और वो कश्मीर का हिस्सा जिसे पाक ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उन दोनों हिस्से के लोग आपस में मिलजुल सकें, बातचीत कर सकें, अपनी कनेक्टिविटीज को बढ़ा सकें। लेकिन देखिए, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर आ जाएगी। तो वो इस चीज को बहुत आसान नहीं बनाएंगे कि बहुत आसानी से दोनों कम्युनिटी के लोग ट्रेवल कर सकें, आ जा सकें। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान ने जो सिख सेपरेटिज्म है उसको काफी बढ़ाने का प्रयास किया था। जो खालिस्तान की मांग है वो उसको असिस्ट कर रहे थे, इसीलिए काफी मुश्किल होगा न्यू दिल्ली के लिए कि इस पूरी जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाए। और भी कई सारे इश्यूज हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान ने इनवाइट किया था कि जो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है करतारपुर में वेडनेसडे को, वहां पर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, वो वहां पर जाएं। उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एलओसी पर कश्मीर में लगातार भारतीय जवानों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का वायलेशन किया जा रहा है। आईएसआई जो कि एजेंसी है पाकिस्तान की, वो लगातार बेईमान एक्टिविटीज आप कह सकते हो, नेफेरियस एक्टिविटीज, या फिर अपनी चालें चलता रहता है पाकिस्तान में सेपरेटिज्म को बढ़ाने के लिए। इस स्थिति में वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आखिर न्यू दिल्ली ने इस पूरे प्रपोजल को स्वीकार ही क्यों किया? देखिए, गुरुपर्व के दिन पर लास्ट वीक सिख कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जो निगेटिव डायनेमिक्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हमें उसे अलग रखना चाहिए, और जो दोनों तरफ के सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें मिलने का मौका मिलना चाहिए, वो आपस में जुड़ सकें, इसका मौका मिलना चाहिए।
इसे कहा जाता है रिलीजियस डिप्लोमेसी, धार्मिक राजनय, जहां पर लोगों के फेथ का इस्तेमाल किया जाता है दो देशों को करीब लाने के लिए। और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसका इस्तेमाल वो हर जगह करते हैं, इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया। तो ये एक बहुत ही यूनिक वे है कंट्रीज को आपस में जोड़ने का, बिकॉज जब आप रिलीजियस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो इन डायनेमिक्स का विरोध नहीं किया जाता। तो क्या ये भारत के लिए एक रिस्क नहीं हो सकता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर शरीफ को इनवाइट किया गया था 2014 में, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी शपथ ले रहे थे। उसके बाद वो लाहौर में नवाज शरीफ की बेटी की शादी में भी जाते हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, 2015 के एंड में। तो देखिए, इन इवेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान के साथ रिस्क लेने को तैयार हैं। लेकिन इसके पहले दोनों बार बात बनी नहीं थी, तो क्या तीसरी बार बात बनेगी? क्या ये तीसरी बार जो हमारा भारत है वो लकी रहेगा और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे? इसके अलावा और भी कई सारी मांगे चल रही हैं कि पाकिस्तान के साथ कमर्शियल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाया जाए। पंजाब में अगर पॉलिटिकल विल अच्छे से रही तो कई और कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान में जो ओवरलैंड कॉमर्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। एक CBT को पाकिस्तान ने काफी तवज्जो दी है और उसे बढ़ाया है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक दूसरे CBT की ओर फोकस करे, दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अगर इस पर फोकस किया जाता है तो दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रोकार्बन्स में बढ़ सकता है और दोनों देशों की जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो सकती है। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि पिछले दशक में जो भी प्रयास किए गए हैं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के, उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं है। हालांकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें ऐसा बिलीफ है कि वो फिर से ट्राई कर सकते हैं और इंडिया के पास खोने के लिए कम चीजें हैं। पाकिस्तान के साथ अगर वो पॉलिटिकल रिस्क लेता भी है तो इंडिया उसे डील करने की सिचुएशन में है। अगर करतारपुर कॉरिडोर अच्छे से काम करने लग जाता है तो इस रिलीजियस डिप्लोमेसी को अदर होली साइट्स पर भी डेवलप किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, अदर एरियाज को भी ये मोमेंटम दे सकता है। हालांकि अभी के लिए जो फिंगर्स हैं वो क्रॉस्ड हैं, यानी कि अभी जो सिचुएशंस हैं वो बहुत इंप्रूव नहीं है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। जो होगा वो आपके सामने आएगा और आपके सामने आएगा तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आर्टिकल 370 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिवील कर दिया जाना चाहिए? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।